बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। आज अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान सलाला में जो एशिया कप जूनियर एशिया कप का फाइनल मैच खेला गया, जहाँ गो के पाकिस्तान की टीम को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हॉकी टीम ने बड़ी ज़बरदस्त हॉकी का मुजाहरा किया और ख़ास तौर से जो पाकिस्तान हॉकी के टीम के जो गोलकीपर थे अली रज़ा, उन्होंने कई यकीनी सेव्स की और ये जो स्कोर जो कहीं किसी हद तक बढ़ भी सकता था उसको उन्होंने सिर्फ 2-1 तक महदूद रखा। आज हम हॉकी के वाले से बात करेंगे और हॉकी के वाले से स्टूडियो में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी हमजहत, बड़ी डायनामिक ये पर्सनैलिटी हैं। ना सिर्फ हॉकी के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, क्रिकेट भी उतनी उम्दा खेलते हैं। अगर क्रिकेट खेलते तो शायद ये पाकिस्तान की टीम में होते। मैंने इनके साथ खुद क्लब क्रिकेट के मैचेस खेले, क्रिकेटर भी बड़े ज़बरदस्त रहे और साथ साथ एक्टर भी हैं और एक्टिंग से भी काफ़ी शगफ रखते हैं और पाकिस्तान टेलीविजन से एक्टिंग भी कर चुके हैं एक ड्रामा सीरीज़ में। एक ऐसे प्लेयर के जिनकी सलाहियतों से पाकिस्तान ने शायद कम फ़ायदा उठाया, गैरों ने शायद ज़्यादा फ़ायदा उठाया। थाईलैंड की मेंस और वीमेंस दोनों टीमों के ना सिर्फ कोच रहे बल्कि डायरेक्टर, उनकी अकेडमीज़ भी रहे और साथ साथ पाकिस्तान ने जो आखिरी मरतबा इंडिया को शिकस्त दी थी 2014 में, जब मशहूर ज़माना पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कुछ इशारे भी किए थे और इंडिया वालों को नागवार और वो इशारे गुजरे थे, उस टीम को भी इन्होंने कोच किया था। शहनाज शेख को इन्होंने असिस्ट किया था और गुज़िश्ता दौर में भी जो एकमैन के साथ बतौर कोच पाकिस्तान की टीम के साथ मुंसलिक रहे। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और हमारे बहुत ही अपने और यंग भी हैं, अभी तक टैलेंटेड भी हैं, ज़बरदस्त इंसान है, नाइस हम्बल ह्यूमन। समीर हुसैन ने ज्वाइन किया शो में, खुशामदीद कहेंगे उनको। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप हर पाकिस्तान की तरह गो के पाकिस्तान को शिकस्त हुई है लेकिन खुश ज़रूर होंगे आप। नहीं, डेफिनेटली। देखें, मैं समझता हूँ कि हॉकी का अगर देखा जाए काफ़ी अरसे बाद कि आपका नेशनल चैनल जो है उसको लाइव दिखा रहे हैं एंड इट्स गोइंग टू बी गुड साइन फॉर पाकिस्तान हॉकी। कि देखें जिस तरीके से लड़कों ने मैं समझता हूँ अनलकी रहे। अगर ओवरऑल पूरा मैच को देखा जाए तो लास्ट मैच में आज में देखा जाए तो मतलब आज गोलकीपर जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नज़र आया है ओवरऑल मैच में, क्योंकि लास्ट मैच में मैं समझता हूँ कि जो फैज़ान जंजुआ खेल रहे थे उन्होंने शायद जो गोल खाए तो बराबर का मुकाबला था और बड़ा अच्छा था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो साइड आज खेल रही थी वो एक अच्छी नज़र आ रही थी कि एनर्जेटिक है, लास्ट मोमेंट तक फाइट कर रही थी एंड यही होता है क्योंकि ये डू एंड डाई मैच होता है, ये कोई भी जीत सकता है। हाँ, लेकिन ये नहीं हुआ कि जिस तरीके से इंडिया थ्रैश आउट करती हुई आ रही थी कोरिया को या पाकिस्तान ने आउट क्लास किया मलेशिया को, तो वैसा आपको फाइनल की तरफ आया। इस पर मजीद जरा खुल के तफसील से गुफ्तगू भी करेंगे, समीर हुसैन का एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे, पाकिस्तान की टीम की जो मिसिंग थी उस पर बात करेंगे, जो गोलकीपर हमारे अली रज़ा खेले उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत के हाथों शिकस्त का सामना। पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान में 2 तरफा क्रिकेट के लिए पीसीबी के इकदाम काबिल तारीफ हैं। चेयरमैन आईसीसी ग्रेग बार्कले। राहील शाफरीदी और शादाब खान को इंग्लिश लीग T20 ब्लास्ट खेलने नहीं जाना चाहिए था। वर्ल्ड कप करीब है, पीसीबी को इन चीजों पर सोचना चाहिए। जुनैद खान। अगर MS धोनी पाकिस्तान में खेलता तो 4-5 साल पहले उसे साइडलाइन कर दिया जाता। कामरान अकमल। पाकिस्तान का वुमेन्स वनडे टूर्नामेंट में चैलेंजर्स ने ब्लास्टर को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी अपने नाम कर ली। पीसीबी के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। भारत के मैच का प्रेशर नहीं, पिछली बार की तरह इस बार भी जीतेंगे। फातिमा सना। राशिद खान इंजरी के बाद श्रीलंका के खिलाफ इब्तदाई वनडे मैचेस से बाहर हो गए। 6 साल से मेरे पास नौकरी नहीं, इन्हें मुलाजमतें दें जिन्होंने मुल्क के लिए मेडल्स हासिल किए हैं। पाकिस्तान नंबर 1 स्क्वॉश प्लेयर तैयब असलम। अब्दुल सत्तार क्रिकेट अकेडमी का KCCA जोन 4 में नौजवान क्रिकेटर्स के लिए पाक स्टार ग्राउंड में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेट सईद आज़ाद की ज़ेर निगरानी बिला मुआवजा कोचिंग फराहम की जाएगी। नौजवान खिलाड़ियों ने अकेडमी के सरपरस्त आला अब्दुल सत्तार और एडवाइजर खालिद जिया का शुक्रिया अदा किया।
जी नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि किस तरह पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त हुई। लेकिन आज इससे पहले कि मैं ज़रा हॉकी की तरफ जाऊं, क्रिकेट की 2 बड़ी ज़बरदस्त खबरें। पहली खबर तो ये है कि जो आईसीसी चीफ थे बार्कले, वो पाकिस्तान से बड़े खुश और मुतमईन गए और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है नजम सेठी साहब, उनकी कोशिशों और काविशों को सराहना होगा कि उन्होंने मजबूत और 2 टोक एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहीं भी वो बैकफुट पे नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से आईसीसी को इस बात का एहसास हो गया कि इस मरतबा जो भागदौड़ है वो एक ऐसे हाथों में कि जहाँ पे तरने वाला नहीं समझा जा सकता पाकिस्तान को। और दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो ग्रास रूट क्रिकेट की बात करता है हमेशा जी स्पोर्ट्स और जी टीवी ग्रास रूट स्पोर्ट्स की बात करता है। तो टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है कराची के मज़ाफ़ाती इलाके मलीर में, और सबसे बड़ी और खुश आइंद खबर यह है कि अब्दुल सत्तार खालिद ज़िया साहब जैसे लोग जब वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो इस इलाके के बच्चे हैं उनको क्रिकेट की तरबियत के लिए इंटरनेशनल कोचेज़ की ज़ेर निगरानी एक कैंप लगा रहे हैं और तरबियत फराहम कराएंगे। इससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी कि पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। समीर से आगाज़ करते हैं। समीर, एक दफ़ा फिर से ये जो पाकिस्तान की जूनियर टीम गई थी, काफ़ी इसमें इब्तिदा में कंट्रोवर्सीज भी सामने आई। कल अदनान जाकिर को हमने शो में लिया, उन्होंने काफ़ी बातों पर रोशनी डाली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम देख रहे हैं पाकिस्तान की टीम फाइनल खेल रही है। लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हॉकी नज़र नहीं आ रही है, पाकिस्तान में हॉकी का मुस्तकबिल नहीं है, और जापान से जो शिकस्त हुई थी पाकिस्तान ने 12 खिलाड़ी उतार दिए थे, उससे पाकिस्तान हॉकी डैमेज हुई है। जो एक ग्राफ बढ़ रहा था तो थोड़ा नीचे आया। आपको क्या लगता है इससे रिजल्ट को देख के, फाइनल तक रसाई को देख के? देखिए, मैंने कभी भी पिछले कई चैनल्स में गया हूँ या आपके साथ भी बात हुई है, तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी जरखेज़ ज़मीन, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें आपके पास टैलेंट की नो डाउट कमी नहीं है, लेकिन राइट मैन फॉर राइट जॉब और डायरेक्शन जो अगर अच्छी बच्चों को मिलेगी तो डेफिनेटली आपके पास रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई प्लान नहीं था। ज़ाहिर बात है, आपको फेडरेशन कितनी क्राइसिस में, फंड्स अवेलेबल नहीं है, चाहे ये फेडरेशन हो या पिछली फेडरेशन हो, तो आपके पास फाइनेंस है ही नहीं। अब आप इससे अंदाजा लगाएंगे प्लेयर्स को अगर डेली अलाउंस नहीं मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले, तो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आएंगे। लेकिन ये हमारी जरखेज़ ज़मीन है कि हमारे पास ऐसे नगीने अभी भी हैं कि मैं जैसे समझता हूँ कि मेरे पास टीम में लास्ट अब्दुल्ला था, हन्नान शाहिद था, अब्दुल रहमान था, मुर्तज़ा था, ये बड़े अच्छे लड़के हैं। अभी यंगस्टर्स में आप देखें कि जो इसमें नज़र आए हैं खेलते हुए, उसमें बशारत है, ज़करिया है, तो मतलब ये अच्छे आपके पास प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि देखें अब हम खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप, जहाँ पे यूरोपियन टीम्स आएंगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट हो जाएगा। एशिया में नो डाउट आपने अभी सर्वाइव कर लिया, एक अच्छा माहौल दिया, लेकिन आपको उनकी तैयारी के हिसाब से आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपने कम्पीट करना पड़ता है और उसी के लिहाज से आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ सपोर्ट होती नहीं है हमें। मैं इस दफ़ा अगर देखा जाए तो नो डाउट इस फेडरेशन का एक बहुत अच्छा इकदाम था कि उन्होंने स्पॉन्सर्स अरेंज किए, जिसमें DHA जो है बड़ा अहम किरदार किया कि उन्होंने पूरी बोर्डिंग लॉजिंग, ब्रिगेडियर वहीद साहब है शायद, ब्रिगेडियर वहीद साहब हैं, उन्होंने मतलब स्पॉन्सर किया और टीम को भेजा। तो आपने रिजल्ट्स भी देखे कि उनको प्रॉपर अगर डाइट मिल रही थी, प्रॉपर कोचिंग मिली, प्रॉपर कैंप्स लगे, तो रिजल्ट भी आपके आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट अब करीब है, उससे 1 महीने 1.5 महीने पहले फॉरेन कैंप लगा दिया जाएगा। ना पहले सीनियर चैंपियनशिप होगी, ना जूनियर चैंपियनशिप होगी, तो टैलेंट आपको हंट कहाँ से होगा? पहले हमारे दौर में होता था अंडर 16 हो रही है, अंडर 18 हो रही है, तो उसके बाद एक प्रोसेस के तहत आप पाकिस्तान सीनियर टीम में आते थे। आजकल तो ये है कि ज़ाहिर बात है आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जैसे आप क्रिकेट में भी अगर बात देख लें, देखें जो हीरोज़ बनते हैं ना वो नेशनल मैचेस में खेल के बनते हैं। जैसे PSL में शादाब कहाँ की प्रोडक्ट है, हसन अली प्रोडक्ट कहाँ की हैं, तो ये सारे प्लेयर्स आपको यहाँ से मिले। तो इसी तरीके से अगर कोई हमारे फ्यूचर में कोई लीग सिस्टम हो जिसमें हम प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकें, एक्सपोजर भी मिले, एग्जैक्टली। फिर ये शोर मचता है कि ज़ाहिर बात है सिलेक्शन क्राइटेरिया सही नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं है, तो ज़ाहिर बात है फिर उसमें तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आपके पास जो भी प्लेयर अचानक आपको अच्छा नज़र आता है, आप फॉरेन टीम में उसको एक्सपीरियंस के लिहाज से भेज देते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोडक्ट जो होती है वो फॉर डोमेस्टिक होती है, इंटरनेशनल लेवल की नहीं होती, तो फ्लॉप हो जाता है। तो सर हमारे यहाँ बेसिकली इसमें समीर की बात को थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ाऊंगा। इसमें मैं अपना भी कहूँगा कि हमारा मीडिया भी किसी हद तक इसमें कसूरवार है कि जो नेशनल चैंपियनशिप होती है उसमें हम देखते हैं कि हॉकी की कोई कवरेज नहीं होती। GTV की कोशिश तो खैर बहरहाल होती है, जी स्पोर्ट्स का आप देखते भी रहते हैं कि ग्राउंड में जाके कवर भी करते हैं। अपने तौर पे तो हम किरदार अदा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जाहिर सी बात है कि इस तरह से काम नहीं, और इस तरह होना चाहिए। हम और एशियन गेम्स में देखते हैं, ओलंपिक में देखते हैं, जब अपने एथलीट को देखते हैं तो हम उस वक्त थोड़ा सा जागते हैं और कहते हैं कि जिनके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे ओलंपिक एशियन गेम्स खत्म होते हैं शायद उन एथलीट को हम भूल जाते
जाते हैं और उनको अब नूर दस्तगीर भट्ट कहाँ है और दीगर रेसलर कहाँ है, अरशद नदीम किधर हैं, कोई उनके बारे में बात भी नहीं करता, किसी शो में भी आप देखेंगे भी नहीं। लेकिन 4 साल के बाद हम सब उनको झाड़ पोंछ के साफ करके उनको स्टार बना के उनसे मेडल लाने की तवक्को रखते हैं। तो इन प्लेयर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरबाब इख्तियार से, और जिस तरह PHF हैदर हुसैन और खालिद सज्जाद खोखर साहब की सरबराही में काम कर रही है, कि प्राइम मिनिस्टर साहब या और दीगर जो पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार हैं वो इनको बुलाएं और एटलीस्ट जो है इनकी जॉब का जरूर करें, अंडर 21 से इन्वेस्ट करें ताकि पाकिस्तान की नेशनल टीम तक जब ये पहुंचे तो उसको सर्व कर सकें। अच्छा, ये जिस तरह से पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में गई है, 15 दिन पहले ओल्डमैन्स आ जाते हैं, फिर अदनान जाकिर चले जाते हैं, लेकिन ज़ीशान अशरफ, आसिफ अहमद बड़ा काम करते हैं। आपने भी लड़कों के साथ काफ़ी काम किया है, क्या आपको लगता है कि कोचेस बदलने से क्या प्लानिंग स्ट्रेटेजी बदल जाती है? आपको लगता है कि एक की लेगेसी दूसरा कोच लेके आगे चलता है? नहीं, बेसिकली देखें, हर हेड कोच होता है, उसकी अपनी एक डिज़ाइन की हुई होती है ट्रेनिंग। अब जिस तरीके से इसमें मैं समझता हूँ कि अदनान जाकिर को भी मैं सुन रहा था, वो एक अच्छा पढ़ा लिखा कोच है और एक एजुकेटेड है। इसी तरीके से रोलैंड ऑटमन्स का एक एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली हर किसी को डोमेन पहले से क्लियर होने चाहिए कि एज ए कंसल्टेंट उसको लेके आ रहे हैं या उसको हेड कोच लेके आ रहे हैं। तो अगर आप अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरा डोमेन एक मैन के साथ एक असिस्ट करना है, तो डेफिनेटली मैं उसी की जो डिज़ाइन की हुई चीज़ें हैं उसी पे अमल इम्प्लीमेंट करूंगा और लड़कों को भी वही बताने की कोशिश करूंगा जो ड्यूरिंग हमारे ट्रेनिंग सेशंस होंगे या हमारा मैच होगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा एक आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मैनेजर मतलब जो हेड कोच है या असिस्टेंट कोच है, क्योंकि इसमें आपको पता है बेंच स्ट्रेंथ को भी देखना पड़ता है, आपके चेंज ओवर होते हैं, क्योंकि हेड कोच का उसमें दिमाग, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये बड़ा एक बैड एक्सपीरियंस हुआ कि हम जिसमें वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली वहाँ अगर हेड कोच इन्वॉल्व था तो पीछे मैनेजर और कोच असिस्टेंट कोच की ड्यूटीज होती हैं कि वो पीछे देखें कि वहाँ पे चेंज ओवर क्या हो रहा है या लिस्ट में जो आपने जो चेंज ओवर किए हैं। तो ये एक बड़ा मिसहैप जो हुआ जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इससे मैं बार-बार ये बात करता हूँ कि उससे पाकिस्तान से टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं कर सका। पाकिस्तानी हॉकी डैमेज हुई क्योंकि पाकिस्तान हॉकी का गिराव बढ़ रहा था। नासिर अली भाई उस दिन मेरे साथ शो में कहना था कि इतना प्लेयर था कि हमें जो सिलेक्शन में मुश्किल हो रही थी, और सिर्फ पिछले साल अगर हम जाते हैं तो हमें सिलेक्शन में ये मुश्किल हो रही थी किसको खिलाए, क्योंकि लड़के पूरे नहीं हो रहे थे। तो उस शिकस्त से पाकिस्तान हॉकी जो है वो काफ़ी डैमेज हुई है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद हॉकी पे गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान हॉकी के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। समीर हुसैन साहब जैसे डायनेमिक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और भी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम ओलंपियन समीर हुसैन से बात कर दे पाकिस्तान हॉकी के मामलात के हवाले से। समीर, ये बताएं कि अब जिन हालात में पाकिस्तान की हॉकी की टीम गई है और इस तरह से इन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है, क्या लगता है आपको कि अब इन प्लेयर्स को किस तरह से हमें टेक केयर करनी चाहिए? क्या अब इनका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और किस तरह से पाकिस्तान दोबारा से उस फेज़ में नजर आए इस तरह माजी में नजर आता था? देखिए, अब सबसे बड़ा जो टारगेट है वो इनका है वर्ल्ड कप का। सबसे खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान की हॉकी क्वालिफाई कर गई है जूनियर वर्ल्ड कप के लिए। इट डजेंट मैटर कि आप फाइनल में पहुँचे हैं, आप जीते नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अब आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका जूनियर वर्ल्ड कप होना चाहिए। अब उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूर्नामेंट है वो अभी है आपका एशियन गेम्स। अब एशियन गेम्स में भी मोस्टली आपके 9 या 10 लड़के जो हैं वो इसी टीम के अंदर हैं, जिसमें अब्दुल्ला है, हन्नान है, मुर्तज़ा है, एहतशाम है, अरशद है, सूफियान है। तो ये वो लड़के हैं, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सीनियर टीम में भी जगह इनकी बनी हुई है। इनके साथ मैं समझता हूँ कि 2-3 लड़के और हैं जो एडजस्ट हों, तो एशियन गेम्स के लिहाज से आपके लिए एक बहुत बड़ा वो है कि आप एशियन गेम्स में अगर जीतते हैं इंशाल्लाह ताला, जैसे आज के हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें आप जीतते हैं सीनियर टीम के लिहाज से, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्होंने ही चेंज ओवर करना है। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास मतलब हॉकी जो है एक खुले इवेंट होंगे, कि ज़ाहिर बात है अनफॉर्चुनेटली लास्ट 4 साल से अगर आप देखें तो बड़े इवेंट्स में आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो टीम की तैयारी करने में भी मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के पास एक अच्छा ग्रुप मिला हुआ है इन बच्चों के लिहाज से। नो डाउट रोलैंड ऑटमन्स वन ऑफ द बेस्ट कोच है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखा जाए तो। अब अगर उसके साथ ये टीम अटैच है और हनीफ भाई भी साथ हैं माशाल्लाह, तो एक मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आया और उस कॉम्बिनेशन को आप कंटिन्यू करें और वर्ल्ड कप में
आप किसी विक्ट्री स्टैंड पे हैं तो आपका एक टारगेट अचीव होता है। जब विक्ट्री स्टैंड पे आएंगे तो ज़ाहिर बात है लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान की यहाँ हॉकी इस वक्त हो रही है और एक अच्छे मोमेंटम पे हो रही है। अच्छा, ये फाइनल से हम ठीक है, हम गो के हम हार गए, लेकिन जापान भी एक एशिया की एक अच्छी हॉकी के वाले से एक मजबूत टीम है। पाकिस्तान ने जापान को हराया, फिर हम मलेशिया भी जो है वो एक अच्छी टीम बनती नज़र आ रही है और एक अच्छे फेज़ में मलेशिया को भी हमने पाकिस्तान की हॉकी टीम ने हराया। तो आपको क्या लगता है कि क्या कितना पोटेंशियल है इन लड़कों में, या आपको क्या इनको मजीद जिस तरह से हम आगे बढ़ा रहे हैं या जिस फॉर्मेशन के साथ हम खेल रहे हैं, डिफरेंट पाकिस्तान ने क्या किया इस मरतबा जो हमें रिजल्ट में बेहतरी नज़र आई है? सर इसमें अली भाई अगर देखा जाए ना तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रक्चर है उसी तरीके से इंडिया में एक हॉकी का एक स्ट्रक्चर चल रहा है कि ग्रास रूट लेवल पे किस तरीके से काम हो रहा है। मलेशिया में भी आपका स्ट्रक्चर है, ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो कोरिया में था, कोरिया का मुझे डाउनफॉल नज़र आया क्योंकि वहाँ पे इतनी हॉकी नज़र नहीं आ रही। नो डाउट, लेकिन सीनियर टीम के बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई लेकिन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जापान में भी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और वो स्ट्रक्चर किसने डेवलप किया, वो एक मैन ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी हॉकी ऊपर आ रही है। तो यही टॉप कंट्रीज़ हैं जो एशिया में जहाँ पे हॉकी ज़्यादा नज़र आ रही है। या अभी ओमान की टीम भी ज़रा बेहतर हुई है कि वहाँ पे भी हॉकी बड़ी पॉपुलर है। ओमान की तो वेटरन्स की टीम भी आपने बुलाई थी। जी, वेटरन्स की टीम यहाँ पे भी आई और हम लोग भी वहाँ पे खेल कर आए हैं, जिनके साथ सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान वर्सेस ओमान। तो अगर आप इस वक्त पाकिस्तान टीम को देखें कि बग़ैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी स्ट्रक्चर के ये टैलेंट आपके सामने आया है। तो अगर आप सोचें कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर हो, लड़कों के पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हो, हुकूमत सपोर्ट कर रही हो, तो हमारी नो डाउट पाकिस्तान हॉकी इस वक्त फ्लोरिश कर सकती है। तो इस वक्त अगर आप ये देखें, अच्छा एक एडवांटेज दोनों तीनों टीमों में ये भी हुआ है कि वर्ल्ड कप जो है वो बजाय जैसे 4 साल है इसमें 3 साल का है। तो इसमें लड़कों की जो एज थी, तो जो लास्ट वर्ल्ड कप खेले हुए थे जैसे हन्नान है, अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, ये 3-4 लड़के जो थे जो ऑलरेडी उसमें खेल रहे थे, अकील है, तो ये 4-5 लड़के थे जो ऑलरेडी पिछले जूनियर वर्ल्ड कप में खेले हुए थे। अब ये भी आपके साथ टीम के साथ हैं, तो डेफिनेटली आपकी टीम में एक 4 से 5 सीनियर प्लेयर अगर हों तो एक नॉट आउट टीम का शेप। क्या समझते हैं कि अब इन्हीं प्लेयर्स का जो पूल है, इसको डच क्लब जो है वहाँ पे हॉकी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज है, इसके साथ साथ जर्मनी में जो क्लब्स हैं वहाँ पे हॉकी बड़ी ऑर्गेनाइज है। आपको लगता है कि बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और अगर उनकी नेशनल टीम जो अंडर 21 टीम है, जूनियर टीम है, अगर वो अवेलेबल नहीं भी होती है उनके क्लब्स के साथ इनको हॉकी खिलाएं ताकि इनको मॉडर्न टेक्निक का भी पता चल सके, फिटनेस का भी पता चल सके, डाइट का, न्यूट्रिशन का, हर तरीके से जो है ये कवर अप हो सकें। देखिए जैसे फंड्स के हमारे पास जाने के लिहाज से मुश्किलात हैं, तो नॉट डाउट अब पीएसएल में आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट जब रिवाइव हो गई यहाँ पे, तो हमें चाहिए कि हमें अंडर 21 कोई 4 नेशन 5 नेशन पाकिस्तान में कराना चाहिए, जिससे हमें स्पॉन्सरशिप भी मिले और दूसरा ये कि लोकली हमारे पास लोगों को आइडेंटिफाई कर सके हमारे हीरोज़ को। तो उससे भी एक अच्छा आपको एक एक्सपोजर मिलेगा कि पाकिस्तान में हॉकी हो रही है, और चाहे वो ऐसे एरिया में कराएं जो मतलब जहाँ पे जैसे गोजरा है या फैसलाबाद है जहाँ आप हॉकी के लिहाज से मशहूर हैं, कि जैसे है उसमें कराची भी है, लाहौर भी है, तो आप करा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपके प्लेयर्स आइडेंटिफाई होंगे कि आपके अपकमिंग प्लेयर्स के हैं, उसमें 20-25 लड़कों का पूल बनाएं, उसी में उनको खिलाएं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात की अपने अली भाई कि इस वक्त अगर वर्ल्ड कप खेलने जाना है तो आपको डेफिनेटली यूरोपियन टीम से या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी टीमों से आपको खेलना बनता है, क्योंकि एशिया कप के लिहाज से जो तैयारी थी अब हर टीम ने आपकी एशियन ने देख लिया आपको इस वक्त। और ज़ाहिर बात है इस वक्त जो एनालाइजर्स बाहर बैठे हुए होते हैं, वीडियो एनालिस्ट होते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं एक वीडियो एनालिस्ट की फॉर एग्जाम्पल आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम लोग 2014 में एशियन गेम्स खेल रहे थे और उस वक्त नया प्लेंटी शूट आउट है। तो रिसेंटली हमारा और मलेशिया का सही फाइनल हुआ था, प्लेंटी शूट आउट पे हम जीत गए थे। लेकिन इंडिया से जब हमारा फाइनल हुआ तो प्लेंटी शूट आउट पे गया, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, मैं और मेरे साथ जो वीडियो एनालिस्ट थे, हम लोग ढूंढते रह गए उनकी वीडियोस कहीं से मिल जाएं या कुछ हो तो हमें पता चले, तो लेकिन हमें मिली नहीं। लेकिन उनके पास हमारी वीडियो थी और उन्होंने वो तैयारी भी नजर आई कि उसमें हम लोग लूज कर गए, वरना हमारे अनबीटन थी, हमने ग्रुप मैचेस में इंडिया को हराया हुआ था। लेकिन खैर एक ये मैच की एक कारकर्दगी होती है क्योंकि वीडियो एनालिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, कल अदनान जाकिर मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम के साथ वीडियो एनालिस्ट ही नहीं है। ऐसा है कि पाकिस्तान के साथ वीडियो एनालिस्ट नहीं है?
देखिए, मैं इस चीज़ को इस तरीके से बोलूँगा कि देखें, वीडियो एनालिस्ट जैसे कोचेस हमारे दरमियान तैयार हो रहे होते हैं, तो हमें भी इस तरीके से वीडियो एनालिस्ट को तैयार करना चाहिए। कोई माँ के पेट से सीख के कुछ भी नहीं आता, आपको यहीं आके सीखना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो है, हेल्प आउट करना चाहिए। अब मैं भी जैसे होता था, मेरे साथ वीडियो एनालिस्ट है, तो मैं उसके साथ कोडिंग कर रहा होता था, टैगिंग कर रहा होता था। अब उसमें से कहीं से अगर चीज़ किसी को नहीं आ रही तो हम वीडियो बना के उसको कट एंड पेस्ट कर रहे होते थे ताकि लड़कों को आसानी हो करने के लिहाज से। तो नो डाउट उसके देखें, बाहर काम करने का तरीका एक अलग है, पाकिस्तान में काम करने का यहाँ आपके रिसोर्सेज आपको जो मिल रहे हैं आपको उसी हिसाब से करना चाहिए। और प्रोफेशनल, डेफिनेटली अगर प्रोफेशनल है तो आप अपनी तैयारी खुद करता है बंदा, अपने रिसोर्सेज खुद बंदा करता है। तो लेकिन कम रिसोर्सेज में अपनी अच्छी कारकर्दगी करना, मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मतलब अदनान ज़ाकिर अगर इस टीम के साथ होते तो आज सिल्वर मेडलिस्ट टीम का हिस्सा होते हैं। और अगर उन्होंने मेहनत की हुई थी और अच्छी तरीके से उन्होंने किया हुआ था तो टीम के साथ होता, डेफिनेटली आज उसके साथ टैग लगा होता है कि एशियन जूनियर एशिया कप के वो सिल्वर मेडलिस्ट कोच हैं। बिल्कुल सही। और समीर हुसैन जिस तरह बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स, जिस तरह मैंने भी कहा और समीर हुसैन भी बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हॉकी आज इस साल उसके एक दो लोग जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेक होल्डर उसका जिम्मेदार है। हम यहाँ समीर हुसैन को इसलिए प्रेस करेंगे कि जिस दिन पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो 12 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी थी, पूरा मीडिया तनकीद कर रहा था, हर हॉकी से मोहब्बत करने वाला हर पाकिस्तानी हॉकी टीम पे तनकीद कर रहा था। समीर हुसैन उससे पाकिस्तानी हॉकी टीम का कोचिंग पैनल का हिस्सा थे, इनको पाकिस्तान की मैनेजमेंट लेके नहीं गई, लेकिन उसके बावजूद हमने इनको अपने शो में बुलाया और ये तमाम तरह इल्जामात का सामना करने के लिए हमारे शो में उस दिन भी मौजूद थे। आज ये जब PHF का हिस्सा नहीं है, आज भी मौजूद हैं, लेकिन मेरी प्रोडक्शन टीम मुसलसल कोशिश कर रही है PHF के लोगों से रब्ता करने की पाकिस्तान की इस अचीवमेंट के हवाले से, लेकिन किसी से भी रब्ता हमारा हो नहीं पा रहा। तो जब आप मीडिया को इल्ज़ाम देते हैं, मीडिया खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि हम शायद हॉकी को इस तरह प्रमोट नहीं करते, लेकिन हमें ज़रूरत होती है आप लोगों की। जब आप ही हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मीडिया पे हॉकी को हम किस तरह से दिखाएंगे। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा समीर से वो स्टोरी जानेंगे कि जब इंडिया को इन्होंने शिकस्त दी और खिलाड़ियों ने शर्ट उतार के जश्न मनाया, उस वक्त ये असिस्टेंट कोच थे पाकिस्तान हॉकी टीम के, वो क्या माहौल था। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले ओलंपियन समीर हुसैन से हम बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, इसके मुस्तकबिल के हवाले से। अच्छा समीर, क्या फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है? अब जो इंडिया की टीम खेली, अगर आपसे टेक्निकल इसका एनालिसिस लूँ, इंडिया की टीम की और पाकिस्तान की टीम के फॉर्मेशन में क्या फ़र्क रहा? क्योंकि हम बार बार अली रज़ा की तारीफ़ कर रहे हैं कि अली रज़ा ने बड़ी ज़बरदस्त सेविंग की है, उन्होंने कई यकीनी गोल बचाए, बट गोल कीपर इज़ द लास्ट मैन टू डिफेंड। वहाँ तक गेंद पहुँची कैसे? क्या गलतियाँ गई? अगर ओवरऑल देखें तो उनकी प्रेसिंग शुरू से बहुत अच्छी थी। जब पाकिस्तान अपना बिल्डअप कर रहा था तो उसमें प्रेसिंग पोजीशंस उनकी बहुत अच्छी थी। उन्होंने फुल प्रेसिंग पे उनके साइड पॉकेट्स बनाए हुए थे और राइट साइड से वो मुस्तकिल जनरेट किए जा रहे थे। और वही आपने देखा कि अली रज़ा ने बड़े अच्छे सेव किए शुरू में कि राइट साइड से 2 मूव बने, उन्होंने अच्छा सेव किया, राइट से भी किया, लेफ्ट से भी किया। तो मैं समझता हूँ कि देखें, अगर देखा जाए तो वो 3-3-3-1 पे खेल रहे थे और मोस्टली उन्होंने हाई बॉल का बड़ा एडवांटेज लिया जो उन्होंने वर्टिकल किए हैं और जिसकी साइड कॉरिडोर से उन्होंने बॉल लेके गए, बेस लाइन पे लेके गए और वहाँ से अच्छे माइनस किए हैं। मैं समझता हूँ कि अनलकी रहा है वो भी शुरू में, जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट 2 क्वार्टर खेले हैं, उसमें गोलकीपर अगर अली रज़ा अच्छा सेफ नहीं करते तो ये रिजल्ट शायद कुछ और होता है। अच्छा समीर, टेक्निकली तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन एज एन ऑब्जर्वर जब मैं हॉकी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की टीम इस तरह आज तक क्रिकेट में हम रिव्यू लेने के मामले में बदकिस्मत साबित हुए, आज तक हमें रिव्यू लेना नहीं आया। उसी तरह जब हम माइनस जाते हैं तो हम गैप नहीं देख पाते, हम बगैर देखे गेंद को फेंक देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उसमें असल चीज़ होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपने ट्रेनिंग सेशंस किए होते हैं कि बेस लाइन पे हमारी फॉर्मेशन, वहाँ पे भी फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका प्लेंटी स्ट्रोक पे कौन आएगा, पोल कवरिंग पे, सेकंड पोस्ट कवरिंग पे कौन आएगा। तो इसी तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग है और स्पेशली हायर स्ट्राइकर्स की ये बड़ी एक ट्रेनिंग होती है जिसमें हम लोग ये डेवलपमेंट करते हैं कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है या आपका आई कॉन्टैक्ट पे क्या है, तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको ऊपर किया जाता है, जिससे आप मतलब अच्छी एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आप गोल स्कोरिंग पोजीशन पे आते हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे आज अगर देखा जाए तो नो डाउट हमारी अगर वर्ल्ड कप, जो प्रीवियस वर्ल्ड कप था उसमें गोलकीपर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी।
लेकिन आज अगर देखा जाए तो डिफेंस में हमारे पास एक्सपीरियंस अब्दुल्ला था, सुफियान था, एहतिशाम था, अकील था, और मिड में ज़करिया बहुत अच्छा खेल रहा था। तो उसी तरीके से गोल कीपर की तरफ से भी आज हमें सपोर्ट नज़र आई। इसकी वजह से आखिर तक गेम बहुत आपका ऐसा लगा कि किसी वक्त भी इक्वल हो सकता था। और लास्ट मोमेंट में अगर देखा जाए तो हन्नान शाहिद जो है, जिसका मैं समझता हूँ कि मसल पुल हुआ या कुछ हुआ, तो वो बाहर आए, तो वो भी पाकिस्तान टीम को एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि वो इस वक्त की प्लेयर था। वो और अब्दुल रहमान दोनों हाई स्ट्राइकर में अच्छा खेल रहे थे, और इनकी सपोर्टिंग रोल पे बशारत बहुत अच्छा था, और इनके साथ में ज़करिया की पेनिट्रेशन बहुत अच्छी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये 2-3 चीज़ें पॉइंट्स हैं। डेफिनेटली ऑटमन्स ने इन चीज़ों पे वर्कआउट अप करना है, और वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको एक 2-3 चेंजेस बनती हैं। अगर वो आपकी बेंच स्ट्रेंथ के लिहाज से, जैसे मैं अदनान जाकिर का सुन रहा था कि बेंच स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी जो कोचेस हैं। एक और भी पॉइंट रेज किया था कि मुसलसल वो सोशल मीडिया पे उसको उठाते रहे कि जो बेंच पे जो लोग मौजूद हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं, और जो खेल रहे हैं वो इन एक्सपीरियंस है, तो उनको ज़्यादा यूटिलाइज किया गया। जहाँ तक मुझे अगर मैं देखा जाए तो देखिए, हन्नान को पूरा एक प्रॉपर चांस मिल रहा था, और इसी तरीके से बशारत को पूरा चांस मिला है, अब्दुल रहमान को पूरा चांस मिला है। हाँ, ये डेफिनेटली हो सकता है कि कोई ऐसा प्लेयर है जो कंटिन्यू खेल रहा है और उसकी चेंज नहीं हो रही है, तो ज़ाहिर बात है TMS पे आपको पूरी सब चीज़ें पता चल जाती हैं कि आप वो देख रहे होता है ये प्लेयर कितने मिनट हैं, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो गैजेट्स नहीं है कि जिससे हमें पता चल जाए कि रनिंग आपकी कितनी हो गई और हम कितने प्लेयर ग्राउंड में उतार दिए हैं। खैर वो तो एक अलग चीज़ है। तो बहरहाल जो होने वाली चीज़ है वो तो हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान हॉकी का एक रिवाइव है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जूनियर टीम ने अपने परफॉर्मेंस की और फाइनल तक रसाई हासिल की है। ठीक है, अच्छा अब होना क्या चाहिए? अभी तुमने ये बात कर ली कि जी पाकिस्तान को यूरोपियन टीमों के साथ खेलना चाहिए। अब जितना आपने ओल्डमैन्स को मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे, एकमैन के साथ आपने काम किया, अब अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब यकीनी तौर पर हमारी गवर्नमेंट भी इस हवाले से ज़रूर सोच रही होगी, आवाज़ें भी उठेंगी। इस तरह हम हैदर हुसैन को प्रेज़ भी कर रहे हैं कि आज उनकी कोशिशों और काविशों से जो है उन्होंने ख़त लिखा MDPTV को, और फिर मैच टेलीकास्ट हुआ, जो इतना स्केजुअल नहीं था कि मैच टीवी पर आएगा। सब ने देखा, हॉकी की मोहब्बत में सबने इस मैच को फॉलो किया। अब किस लाइन ऑफ एक्शन के साथ PHF जाएगी? मैं जाना चाहिए? बिल्कुल, देखें अभी आपके पास जितना टाइम बहुत कम है, तो मैं समझता हूँ कि आपके इंटरनेशनल टूर्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, और इसी तरीके से मैंने जो एक आइडिया आप लोगों को दिया है कि मतलब बाहर की टीमों को यहाँ बुलाया जाए, ताकि हॉकी को पाकिस्तान के अंदर भी पॉपुलर किया जाए, क्योंकि जब तक हमारे इवेंट हमारे मुल्क में नहीं होंगे वो पॉपुलर गेम नहीं होता, क्योंकि टीम बाहर चली जाती है और वहाँ से आपकी कोई लाइव कवरेज नहीं होती। तो यहाँ पे होगा तो डेफिनेटली मुख्तलिफ चैनल्स उसको दिखाएंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे, और उससे लड़कों को भी फायदा होगा। अभी हैदर हुसैन कलंदर वालों के साथ उन्होंने एक जो अलायंस भी किया है कि कलंदर हॉकी लीग के हवाले से किया है, तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की हॉकी है क्या सिर्फ जो है वो प्रो हॉकी लीग से ही जो है बेहतर होगी, क्या लीग जो हॉकी टूर्नामेंट है उससे ही बेहतर होगी, या इसके अलावा भी और स्टेप्स दरकार हैं? देखें, जो कलंदर हॉकी लीग की बात हो रही है, डेफिनेटली एक उनका डिज़ाइन किया हुआ एक अच्छा प्रोग्राम है, उनसे टैलेंट हंट स्कीम हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको 3 पैमानों पे होना चाहिए, जिसमें अंडर 16 हो, अंडर 21 हो और सीनियर कैटेगरी हो, और उनको मर्ज करके आप मुख्तलिफ टीमें बनाएं। जैसे कैटेगरीज किए होते हैं PSL में जो चल रहा है कि आपकी डायमंड कैटेगरी ये है, फिर उसके बाद नीचे कौन सी कैटेगरी है, और एमर्जिंग प्लेयर की इस तरह। तो इस तरीके से आपके टैलेंट हंट प्रोग्राम हो जो मुख्तलिफ जगहों पर जाएँ, उसी तरीके से टीम बनाएं। लेकिन उसमें जैसे हैं कि कराची है, लाहौर है, ये सब चीज़ें, तो उनकी टीमें बननी चाहिए और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए लड़कों को, या उनका कोई ऐसा एकेडमी बना दी जाए कि जहाँ पे उनकी तालीम भी हो, ताकि उनका फ्यूचर सेफ हो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा प्लेयर अगर एक साइड पे खेल पे लग जाता है तो पढ़ाई से हट जाता है, और पढ़ाई पे अगर लग जाता है तो खेल से हट जाता है। तो हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी सिस्टम होना चाहिए जिससे हमारे प्लेयर्स का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक प्लेयर की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल है, 6 साल है, उसके बाद फिर वो क्या करेगा। तो एक पाकिस्तान का फ्लैग अगर आपकी शर्ट पे छाती पे होता है तो डेफिनेटली एक आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, ऑनर होता है। तो मैं समझता हूँ कि फिर बाद में वो ऐसी चीज़ नहीं हो कि जैसे आपने क्रिकेटर्स के अभी देखे थे कि पास्ट हुकूमत ने जो जुल्म सितम किया है, मैं समझता हूँ कि आप ये देखें ना कि आपने डिपार्टमेंट्स ख़त्म कर दिए हैं। अब हमारे माशाल्लाह मेरे साथ खेलने वाले इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, कोई रेडी पे बैठा हुआ है, कोई स्कूटर चला है, कोई बाइकिया चला रहा है, मतलब ये चीज़ें पे अच्छी नहीं लगती। बल्कि आप तो क्या कह रहे हैं, तैयब असलम
हुआ, आपने देखा होगा, वो उनके पास नौकरी नहीं है, 6 साल से कह रहे हैं मैंने दरख्वास्तें दी हैं नौकरी की, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। अब आपने बोला जो शर्ट पे पाकिस्तान का कलर होता है, बड़ी एक ऑनर की बात होती है, वो इंडिया में क्या हुआ था कि जो आप लोगों ने शर्ट उतार के सेलिब्रेट किया और प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी भी लग गई थी, फिर इशारे भी कुछ हुए? बेसिकली वो एक सीरीज थी जो एशियन गेम्स से चलती हुई आ रही थी। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली एशियन गेम्स के जो वहाँ टीवी पे जो था वो इतना लाइव कवरेज नहीं हुई थी। इंडिया टीम जब ये जीती थी हमसे मैच, तो हमारी भी फैमिलीज और पाकिस्तानी फैमिलीज बैठी हुई थी, उसमें इंडिया के प्लेयर्स ने यही हरकत वहाँ पे की थी। हाँ। तो उसके बाद हम लोग फाइनल हार गए थे, लेकिन जो मज़ा इंडिया को हराने में आया, और सबसे बड़ी बात है कि हम 17 साल बाद FIH का बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे थे। क्योंकि इंडिया की टीम तो डेफिनेटली उनके लिए वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए पर पर्सन पहले से अनाउंस कर दिया था कि सिर्फ आप फाइनल में पहुँचे, क्योंकि इंडिया अनफॉर्चुनेटली काफ़ी अरसे से हमसे ही पीछे से वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल नहीं खेल पा रहा था, और हमने उस शिकस्त का बदला लिया। डेफिनेटली लड़के उसमें यंगस्टर्स थे और वो अपने इमोशनल्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन उनको वो चीज़ याद थी। जो हुआ गलत हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही हुआ, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ। ये हुआ तो आपको एहसास हो गया था यार ये अब ब्लो अप हो गया मामला, फ्लेयर अप हो गया अभी मामला? सर बेसिकली आपको पता है कि इस वक्त हर चीज़ स्पॉन्सरिंग FIH के अंदर, जैसे BCCI आपको पता है कि वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है एक हम ट्रैप हो गए थे। आप बिलीव करें कि शनाज भाई हम तो मुस्तकिल वहाँ पे अदालतों को निपटा रहे थे कि वहाँ पे जाके उसकी इंक्वायरी हो रही है, उसकी इंक्वायरी हो रही है, और अगले दिन जर्मनी से हमारा फाइनल। जी जी। और उसमें हम, और ये भी डिसाइड नहीं था कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा नहीं, लास्ट मोमेंट तक हुई। तो जब उनकी इंक्वायरी हुई, कंप्लीट हुई, तो उसमें हमें बताया गया कि 2 प्लेयर्स को बैन कर दिया। हाँ। तो हम बजाय 18 के 16 प्लेयरों के साथ कर रहे हैं। मैं जब चेंज को देखता था, मैं देख रहा होता था मैं किस प्लेयर को चेंज करूं, लेकिन उसमें भी हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि 2-0 से ही हारे थे। ऐसा नहीं हुआ कि हम 8 गोल हो गए और अनफॉर्चुनेटली वकास शरीफ की अगर पोल पे लग जाती बॉल तो वो बराबर हो जाता, लेकिन बहरहाल इट्स हमारा अच्छी एक। और ये वो जिस मैच की बात कर रहे हैं समीर, 2014 में खेला गया और वो आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी। थैंक यू सो मच समीर, आप हमारे साथ मौजूद थे, और समीर के इंतहाई मशहूर हैं कि अपनी तमाम तर मसरूफियत हमेशा हमारी दावत में जो दावत पर जो है तशरीफ़ लाते हैं और हॉकी के वाले से हमसे गुफ्तगू करते हैं। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।